तो आप लोगों को अभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मुझे आप बताओ, अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, प्रोफेशनल बनने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि आपको जॉब करना है, बिजनेस नहीं, क्योंकि मैं सैलरी चैप्टर पढ़ा रहा तो मैं बिजनेस का एग्जांपल आपको नहीं दे सकता। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको जॉब करना है, आप मुझे बता दो प्लीज, आप रूरल इंडिया में जॉब करोगे कि आप सिटीज में, अर्बन इंडिया में जॉब करोगे? रूरल इंडिया या अर्बन इंडिया, मतलब अपने जो चिपळूण वगैरह है वहां पे कोकण में, कि मुंबई वगैरह, मुंबई पुणे बैंगलोर ऐसे सिटीज में कहाँ पे करोगे जॉब? जॉब सिटी में करेंगे, वेरी गुड। सर सिटी में क्यों करेंगे जॉब, क्यों सिटी में, क्यों? बोलो ना, आज बात कर लेते हैं, इन सारी चीजों का लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। सिटी में क्यों? आपके घर के आसपास क्यों नहीं? सिटी में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज जॉब। मिल जाती है, ठीक है, चलो ठीक है। अपॉर्चुनिटीज होती है सिटीज में, सिटीज में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। और अपॉर्चुनिटीज के अलावा, अपॉर्चुनिटी तो मान लेते हैं आपके आजू बाजू में भी है, अब अज्यूम करता हूँ कि आपके आजू बाजू में कोई छोटी मोटी कंपनी है। जैसे अभी मेरी सीएफएम है, मेरी सीएफएम रूरल इंडिया में है, रूरल एरिया में मैं लोकेटेड हूँ, तो सीएफएम तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, चलो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिटीज में क्या मिलता है? बोलो। लोग रूरल से अर्बन ट्रैवल ज्यादा मिलता है सर, अर्बन में ना सैलरी ज्यादा मिलता है। बोलो ना, मन में जो होता है बोल देने का, ठीक है ना? यहाँ पे पगार ज्यादा मिलता है, सैलरी ज्यादा मिलता है। डू यू अग्री विद दिस? यस सर। ठीक है। तो लाइफ टफ कहाँ पे होती है? लाइफ टफ कहाँ पे होती है? आपकी सिटी में जहां पे आप पले बड़े हो, जहां पे आपकी फैमिली है वहां पे, कि मुंबई जैसी सिटी में लाइफ टफ कहाँ पे होती है? टफ मुंबई जैसे सिटी में। मुंबई जैसे सिटी में। लेकिन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द टफनेस ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि सर थोड़ा एफर्ट्स नहीं डालूंगा, थोड़ी तकलीफ नहीं उठाऊंगा तो पैसे कहां से कमाऊंगा? चलो ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुंबई में आपका घर नहीं है, मान लो नहीं है, बहुत सारे लोगों का शायद नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का होगा तो अलग बात है, आपका नहीं है, और आपको अभी मुंबई में जाके रहना है, तो आप लोग रेंटेड प्रीमाइसेस में रहोगे ना? हाँ। ठीक है। यस आपको रेंटेड, खुद का घर तो लेंगे नहीं ना इमीडिएटली, इतने तो पैसे कमाते नहीं प्रोफेशनल बनते बनते ही, कुछ ऐसा ऊपर से आसमान से गोनी गिरता है पैसे भर के, ऐसा तो होता नहीं है। तो पैसे थोड़े थोड़े ही कमाने होते हैं, रेंटेड प्रीमाइसेस में हम रहेंगे। तो प्रॉब्लम देखो क्या होने वाला है। आप अपनी सिटी में जहां पे अभी आप लोकेटेड हो, कोंकण के किसी अगर पार्ट में अगर आप क्या करते, पैसे कमाते, तो शायद आप 30,000 रुपया पर मंथ कमाते, शायद। हाँ, मैं एकदम भी रैशनल नंबर ले रहा हूँ, 30,000 रुपीज पर मंथ कमाते, लेकिन आप अपने खुद के घर में रहते, खुशी से रहते, खाना पीना सब कुछ टाइम पे रहता, छुट्टी वगैरह मिलने के बाद फैमिली फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करते। आपने ये गिव अप करके आप सिटी में चले गए, और सिटी में आपको पगार तो मिल रहा है 70,000 रुपीज पर मंथ, डायरेक्टली 40,000 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आप 25,000 रुपया तो रेंट ही दे रहे हो वहां पे मुंबई में। 70,000 में से 25,000 चले गया, तो देखो कितना बचता है, 70 में से 25 चला गया, 70 में से 25 चला गया, 45 बचता है। और फिर 45 तो सर ये तो खाली रेंट भरा ना, अभी तो घर का लाइट बिल भरना है, वाईफाई घर पे लगाया हो तो वाईफाई चार्जेस भरने हैं, महीने भर खाना भी खाना है। तो आपको नहीं लग रहा कि नहीं बोल के फिर से वहीं पे 30,000 पे ही आ जाओगे घूम फिर के? हाँ। ठीक है ना? तो सिटी में जाके क्या मिला फिर आप लोगों को? ऐसा मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि क्या मिला? मिलता बहुत कुछ है, मैं आपको बता दूं, मैं खुद सिटी से अभी 30, अभी मैं रूरल इंडिया में आया हूं, लेकिन मेरी मेरी पूरी पहले की लाइफ 30 इयर्स मैंने अपनी सिटीज में ही निकाली है। लास्ट 2 इयर्स आई मीन रूरल एरिया। तो सिटी में क्या मिलता है? सिटी में एक्सपीरियंस मिलता है, सिटी में लाइफ का मतलब समझता है, सिटी में रुपये का वैल्यू समझता है, सिटी में दोस्त बनते दुश्मन बनते हैं, सिटी में प्यार मिलता है, घर मिलता है, सिटी में बहुत कुछ मिलता है जो आपको रूरल लाइफ, जो देखो जो रूरल लाइफ में अभी तक की लाइफ में जो मिलना था वो मिल गया। तो ऐसे नहीं कि लोग खाली पैसे के लिए मुंबई में जाते हैं या खाली पैसे कमाने के लिए, पैसा ही इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, पैसे के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और सिटी में जो ग्रोथ मिलता है ना वो रूरल इंडिया से बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे 30 का नेक्स्ट ईयर ना शायद 35 होगा, शायद। हाँ मैं बता रहा हूँ 30 का 35 शायद होगा, ये 70 का 1,40,000 भी हो सकता है।
डिपेंड, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है। एम आई राइट? यस। तो ये ग्रोथ लेने के लिए लोग मुंबई में जाते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है, मतलब अगर थोड़ी हार्श लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपकी औकात है तो शायद आप लोग ये भी कमा सकते हो। किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है, क्योंकि सिटी में लोग 5-5, 10-10 लाख का पर मंथ पेमेंट भी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे पगार दिया जाता है अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो। हाँ, आपको काम आता है कि नहीं आता वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए लोग सिटीज में जाते हैं। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना सर, फ्यूचर जाने दो, अपन बेसिक्स बात करते हैं। सर अगर मैं 70,000 रुपया कमाऊंगा और 25,000 रुपए का रेंट भरूंगा तो फिर मेरे को कोई सेंस नहीं बनता। तो आप नहीं बोलोगे अपने बॉस को कि सर जी यहाँ पे मुंबई में मुझे रहने के लिए घर नहीं है और मुंबई में रेंट इतना महंगा है, थोड़ा अलाउंस तो दो सर, मतलब सैलरी तो 70,000 दे ही दो, प्लस थोड़ा अलाउंस भी दो ना यार, रेंट कितना महंगा रेंट है, या घर रहने के लिए घर दे दो। बॉस बोलेगा घर तो नहीं दे पाऊंगा रहने के लिए, लेकिन अलाउंस दे दूंगा। अलाउंसेस आपको मिल रहा है महीने का, पकड़ लो 10,000 रुपया। कंपनी ने बोला 25,000 तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन 10,000 रुपया अलाउंस देना है। आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट ने अगर इसको टैक्स किया, जैसे बाकी अलाउंसेस को टैक्स करता है, अगर इसको टैक्स किया तो आपको थोड़ा तो बुरा लगेगा। आपको बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि यार मैंने एम्प्लॉयर से भीख मांग मांग के मैंने 10,000 रुपया लिया, इधर सामने मेरा 25,000 का रेंट जा रहा है और गवर्नमेंट इस 10,000 को भी टैक्स कर रहा है, थोड़ा तो बुरा लगेगा ना आपको। यस सर। यस। तो ये 10,000 जो अलाउंस मिला, जिसका नाम हमने रखा है HRA, इसका नाम हमने रखा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसको हमने एग्जेम्प्ट करके रखा है। गवर्नमेंट ने जरूरत समझी आप लोगों की कि सिटी में काम करोगे तो रेंट देना पड़ेगा, रेंट ज्यादा होता है, तो इसको हमने सेक्शन 10(13)A में एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ। ये बादशाह है, बादशाह अलाउंसेस का HRA बादशाह है। इसमें खाली अलाउंसेस के ऊपर भी 5-5 मार्क का क्वेश्चन आके गया पहले पास्ट में, ठीक है ना। बाकी जितने भी अलाउंसेस हमने अभी तक एग्जाम पढ़े वो 10(14)(1) में थे, क्लॉज 1 में थे, या क्लॉज 2 में एग्जाम्प्ट होते थे। क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में एग्जाम्प्ट होते थे, ये 10(14) के एग्जाम्पशन थे। तो सारे एग्जाम्पशन के लिए एक क्लॉज बनाया गया है, HRA के लिए डेडिकेटेड एक क्लॉज बनाया गया, क्योंकि HRA की अपनी एक औकात है, अपना एक वजूद है, जिसकी वजह से उसको एग्जाम्पशन का रिकॉग्निशन मिला है और जरूरत है आज की तारीख में। अच्छा, कैन आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू आर रैशनल ह्यूमन बीइंग? इतना तो मैं मान सकता हूं ना, यू पीपल आर रैशनल एंड यू पीपल कैन टेक रैशनल डिसीजन। चलो ठीक है, आई अज्यूम दैट यू आर अ रैशनल ह्यूमन बीइंग। आई अज्यूम कि फ्यूचर में जाके ऑन एन एवरेज आपका सैलरी जो होने वाला है वो ₹1 लाख पर मंथ होने वाला है। आई अज्यूम ये आपका पर मंथ, आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, कम भी कमा सकते हो, but on an average after 2-3 years of experience as a professional your salary should be 1 लाख रुपए पर मंथ। मिनिमम लाख रुपया तो कमाना चाहिए, तभी इतना मेहनत करके मतलब है, नहीं तो इतना मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बता दो ना, जब आप लोगों का सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होगा तो आप परसेंटेज फॉर्म में मैक्सिमम कितना परसेंटेज अपनी सैलरी का रेंट पे उड़ाना चाहोगे? परसेंटेज फॉर्म में मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और आपको रेंट पे रहना है, तो आप कितना परसेंटेज ऑफ योर सैलरी विल बी स्पेंडिंग मैक्सिमम? मैं बता रहा हूं, मैं मिनिमम नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम कितना परसेंटेज एक रैशनल ह्यूमन बीइंग को खर्चा करना चाहिए? रैशनल, जल्दी बताओ। %20। चलो ठीक है, किसी ने 20 बोला, बाकी लोग भी बता दो। मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम। मुंबई में शायद 20,000 में अच्छा घर नहीं मिले आपको। 1 लाख का 20% 20,000 होता है, मिलेगा, लेकिन आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई मिलेगा। फिर रोज का 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल कर करके जिंदगी खराब हो जाएगी। 35 to 40%। 30%, 40%, और थोड़ा बढ़ा के अगर थोड़ा और पुश करेंगे तो थोड़े अच्छे कॉलोनी में रहना है, स्विमिंग पूल होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, 2 BHK घर होना चाहिए, कंफर्ट रहना है। कंफर्ट में थोड़ा थोड़ा खर्चा जाएगा, चलेगा। शादी करने के टाइम आ गया है, वाइफ आएगी शादी करके तो उसको अच्छा लगना चाहिए। वाइफ के नाम पे 5% और बढ़ा दिया किसी ने। 40 से 45% पे जा चुके हो। गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारे सर पे अगर खून सवार होगा और तुमने 80% ऑफ योर सैलरी अगर खर्चा किया रेंट पे, मतलब 1 लाख रुपया कमाते हो और 80,000 अगर का रेंट भरते हो, तो तुम तो पागल हो ना? बोलो। अरे 1 लाख रुपया कमा के खाली 80,000 का रेंट भर रहे हो, भले बहुत अच्छे घर में रह रहे हो आप, ठीक है ना, बहुत 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 अच्छा घर है, अरे लेकिन पागल हो तुम।
मतलब रेट, मतलब तुम अपने लिए काम ही नहीं कर रहे, तुम तो लैंडलॉर्ड के लिए काम कर रहे हो, फिर कमा के उसको दे रहे हो पैसे। हाँ, तो ये अगर ऐसा तुम अगर इतने पागल रहोगे तो गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन उतना नहीं देगा। एग्जम्पशन हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। सर कितना एग्जम्पशन, मैं आपको एग्जम्पशन की लिमिट पढ़ा रहा हूँ। एग्जम्पशन कितना मिलता है ऑन एचआरए सर, अंडर सेक्शन 10(13)(a)। तो उसका पहला आइटम है, एग्जम्पशन बोलता है 50% ऑफ सैलरी। बाबा 50% ऑफ सैलरी में दूंगा, लेकिन 50% उन सिटीज में जिनका नाम है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इन सिटीज में क्योंकि रेंट बहुत ही ज्यादा है, टू एक्सपेंसिव। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इज टू एक्सपेंसिव, ठीक है ना। मैं बैंगलोर में भी रहकर आ चुका हूं, मैं कोची में भी रहकर आ चुका हूं। बाकी बैंगलोर, कोची इतना महंगा नहीं है जितना अहमदाबाद, इतना महंगा नहीं है बड़ौदा, इतना महंगा नहीं है पुणे, इतना महंगा नहीं है जितना मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना दिल बड़ा करके 50% बोला है। अगर आप ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता छोड़ के अगर किसी और सिटी में अगर आप रहते हो तो गवर्नमेंट ने 40% बोला है। ये क्लियर है क्या? 50 कब लेना है, 40 कब लेना है? दो में का एक ही आएगा ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा ना कि एम्प्लॉय मुंबई का है, एम्प्लॉय दिल्ली का है, एम्प्लॉय नासिक का है, एम्प्लॉय पुणे का है, कुछ तो बताया जाएगा ना आपको। हाँ, तो सीटी देख के 50 लेना या 40 लेना वो डिसाइड हो जाएगा। पहला वाले का लॉजिक क्लियर है? क्या है पहला नंबर, क्या है पहले वाले का? क्लियर है तो फिर दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा नंबर जो होता है ना एग्जाम्शन में, हम जो कंपेयर करते हैं ना, हमेशा हम एक्चुअल एचआरए से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल एचआरए से कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में आपको कितना मिला एचआरए। क्यों सर एक्चुअल से क्यों कंपेयर करते हैं? अरे भैया ऐसा ना हो जाए कि आपको एक्चुअल में मिला है 50,000 रुपया एम्प्लॉयर से, और हमने एग्जाम्शन निकाल के रखा है 80,000 का। अभी 50,000 के सामने 80,000 का तो एग्जाम्शन होगा ही नहीं। मैक्सिमम एग्जाम्शन तो 50,000 ही होगा ना पूरे साल भर का। आर यू गेटिंग दिस? Yes, yes. तो ये सेकेंड का लॉजिक हो गया कि आपका एग्जाम्शन शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल अमाउंट। इसलिए हर बार हम जितने भी एग्जाम्शन पढ़ाऊंगा अभी इसके आगे, एक्चुअल को हम कंपेयर करके चलेंगे कि एग्जाम्शन एक्चुअल से ज्यादा ना हो। तो पहले का लॉजिक क्लियर हो गया, दूसरे का लॉजिक क्लियर हो गया। तीसरे का लॉजिक मैं गारंटी से बताता हूं कि 90% टीचर्स को नहीं पता, फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स। तीसरे का जो लॉजिक है ना, 90% टीचर्स को नहीं पता। मुझे खुद को स्टार्टिंग के 5-6 साल में जब टैक्स पढ़ा रहा था, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। मुझे खुद को पहले 4-5 साल मुझे खुद को भी नहीं पता था। वो तो एक केरला में एक बच्चा बोला नहीं सर मुझे इसका लॉजिक पता ही करना है, व्हाई दे डू दिस। तो मैंने पहले तो उसको ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं ना, अनक्लियर आंसर दे दिया, वेग आंसर दे दिया कि इसका ये लॉजिक है। बट ही वाज नॉट कन्विंस्ड। वो थोड़ा था और थोड़ा ऐसा फ्रेंडशिप वाला स्टूडेंट था कि नहीं सर आप मुझे इसका लॉजिक बताओ, अच्छे से बताओ। एंड देन आई डिड माय रिसर्च, आई हैड सम रीडिंग, और उसके बाद मुझे थर्ड का लॉजिक पता चला जो मैं आप लोगों को बताने का ट्राई कर रहा हूं। थर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिक समझना। एक बार समझोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, तो एक ही बार समझने के टाइम पे थोड़ा टाइम दो। मेरा अजम्पशन है कि आप लोगों का सैलरी पर मंथ जो है वो 1 लाख रुपए का है, ये तो मैंने अजम्पशन ले ही लिया, ठीक है ना। मुझे बताओ इसमें से अगर आप खाली 4,000 रुपीज पर मंथ रेंट दे रहे हो, मुझे बताओ मुंबई जैसे सिटी में 4,000 रुपए में पहले तो रूम मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन शायद आप शेयर्ड रूम में रहते हो। शेयर्ड रूम समझता है आप लोगों को? हाँ, शेयरिंग में। शेयरिंग में ना, मतलब 5-4-5 आप 5 लोग हो, 5 लोगों ने क्या कर लिया है, एक 2 BHK रूम वगैरह ले लिए। एक रूम में 2 लोग सोते हैं, दूसरे रूम में 2 लोग सोते हैं, खाना पीना किचन वगैरह कॉमन एरिया में करते हो। अब 5 लोग तो 5 × 4 20,000 होता है, तो 20,000 का शायद उस रूम का रेंट है, और 5 लोग आप उसमें एडजस्ट हो गए हो, इसलिए आपको 4,000 रुपीज का रेंट भर रहे हो। बोलो आर यू पेइंग अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट रेंट का? कि आपको हर्ट हो रहा है इतना रेंट भरता हूं यार, रेंट भर के मेरा पगार खत्म हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं। लाख रुपया तुम कमा रहे हो, खाली 4,000 तुम भर रहे हो, तो तुमको नहीं लग रहा एग्जाम्शन की जरूरत नहीं है? बरोबर। हाँ, एचआरए की हाँ, एग्जाम्शन की जरूरत नहीं है। एचआरए में जो भी पैसा मिलता है वो टैक्सेबल, क्योंकि देखो एचआरए को देने का पर्पस क्या था कि यार जो बंदा 50,000 कमाता है वो 25,000 का अगर रेंट देता है तो उसको हर्ट होता है, रेंट यहाँ लगता है। रेंट जब जाता है ना 50,000 का सैलरी अकाउंट में आता है, उसमें का 25 डायरेक्टली झुक करके निकल जाता है ना, यहाँ लगता है यहाँ। तो ये 1 लाख रुपए का कमा रहे हो, 4,000 रुपए का रेंट, नेग्लिजिबल रेंट है यार, मार्जिनल भर रहे हो। चलो इतना तो दारू पीने में उड़ा देते एक रात में जब पार्टी करने बैठते हो तो ये रेंट जैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा।
दूसरा एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुंबई में रहते हो लेकिन आपके मम्मी पापा का खुद का घर है, उसमें रहते हो, बोलो एग्जम्पशन मिलेगा क्या? एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा क्या? नो, HRA मिलेगा लेकिन एग्जम्पशन नहीं, मिलेगा ना खुद के घर में। अरे ओन फ्लैट में रहते हो तो कैसे एग्जम्पशन मिलेगा? रेंट भर ही नहीं रहे हो ना। अच्छा, मैं बता रहा हूं, आप रेंटेड प्रीमाइसेस में रहते हो लेकिन रेंट जो है ना आपका हस्बैंड भरता है या आपकी वाइफ भरती है, आप नहीं भरते हो। मतलब आपकी जो स्पाउस है वो भरती है, आप नहीं भरते रेंट, तो आपको मिलेगा क्या एग्जम्पशन? नो, नो, नहीं। एग्जम्पशन किसको मिलना चाहिए? जो रेंट पे करता है ना यार। मतलब एक घर में अगर एक फैमिली की बात करें तो एक घर में शायद मम्मी पापा 2 बच्चे, ये 4 लोग रहते हैं, लेकिन खाली पापा रेंट भर रहे हैं, तो मम्मी और ये 2 बच्चे ये कमा चारों के चारों रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ी ना क्या एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा? एचआरए का एग्जम्पशन तो उस बंदे को मिलेगा जो रेंट भर रहा है। ये तो लॉजिकल है, यस, ठीक है? तो पहले तो रेंट होना चाहिए। दूसरा, रेंट जो है ना, रेंट वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा होना चाहिए। मैंने क्या बोला तुमको समझ रहा है क्या? देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले तो रेंट होना चाहिए बाबा, पहले तो रेंट होना चाहिए, ये तो क्लियर है ना? रेंट नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं है। हाँ, और दूसरा मैंने सेंटेंस ये बोला, ये जो रेंट है ना, रेंट ये 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा होना चाहिए। बोलो ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस, ये देखो ना, ये खाली 4% था। 10% से अगर ज्यादा भरते हो तो शायद थोड़ा हर्ट करेगा ना। जैसे अभी 1 लाख रुपए का पगार है और अगर आप 15,000 का रेंट भरते हो तो थोड़ा फील होगा कि नहीं? 4,000 तो फील ही नहीं हो रहा था, 15,000 फील होगा ना? हाँ। 15,000 थोड़ा फील होगा, 1 लाख में का 15,000 रेंट में जा रहा है, थोड़ा फील होगा, तो इसको एग्जम्पशन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया ये 15,000 में 2 कंपोनेंट है। 10% ऑफ सैलरी का जो कंपोनेंट है ना, 10% ऑफ सैलरी का कंपोनेंट, उतना आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो 10% ऑफ सैलरी होता है 10,000, तो 10,000 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके ऊपर जो आपने दिया हुआ है एक्सेस, एक्सेस जितना दिया है ना, एक्सेस का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मैंने क्या बोला समझा? मतलब अगर 15,000 का आपका रेंट जा रहा है ना, तो आपको एग्जम्पशन खाली 5,000 का ही मिलेगा। बोलो ये क्लियर है? यस, इसलिए थर्ड नंबर जो है ना मेरा, थर्ड नंबर शायद आप लोगों ने पहले भी थर्ड नंबर पढ़ के तो रखा ही होगा शायद। तो इसको हम बोलते हैं रेंट पेड, मतलब रेंट होना चाहिए, रेंट होना चाहिए। रेंट अगर ये 0 हो जाएगा तो एग्जम्पशन 0 हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना? हाँ, रेंट पेड और यहां पे किया गया है -10% ऑफ सैलरी। बोलो इसका लॉजिक क्लियर है क्या? यस, और इन तीनों में का क्या लेंगे? विच इज हायर, विच इज लोअर, एग्जम्पशन कंप्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब भी एग्जम्पशन या डिडक्शन कंप्यूट करता है तो क्या लेता है? हायर लेता है, लोअर लेता है? लोअर। एग्जम्पशन लोअर, कंप्यूट करता है तो गवर्नमेंट विच एवर इज लोअर बोलता है, ठीक है ना? एग्जम्पशन कंप्यूट करने के टाइम पे गवर्नमेंट विच एवर इज लोअर बोलता है। टैक्सेबिलिटी जब कंप्यूट करता है तो विच एवर इज हायर बोलता है, लेकिन एग्जम्पशन और डिडक्शन के केस में हमेशा विच एवर इज लोअर बोला जाता है। ये एक लॉजिक आप याद रख लो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे भाषण तो दे दिया सर, लेकिन ये सैलरी का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? ये सैलरी का मतलब क्या है सर? ये जो आपने यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो सैलरी का मतलब यूजुअली इसके आगे याद रखो, बोलूंगा जनरल मीनिंग ऑफ सैलरी, तो आपको बेसिक सैलरी लेना है इसमें, प्लस DAT लेना है, DA इन टर्म्स लेना है, प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है। ये 3 बातें आपको लेनी है सैलरी के टर्म्स में। जब मैं सैलरी बोलूंगा तो आपको ये 3 बातें समझनी है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड टर्नओवर कमीशन। ये 3 बातों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है ना? वो भी रिलेवेंट पीरियड के लिए। वो भी कौन से पीरियड के लिए? रिलेवेंट पीरियड के लिए। सर ये भला क्या भला है? रिलेवेंट पीरियड क्या होता है सर? रिलेवेंट पीरियड वो होता है, मुझे बताओ, सैलरी तो पूरे साल भर मिलते रहती है ना। एक जॉब अगर फुल ईयर किया होगा तो सैलरी तो पूरा 12 महीने का मिलेगा ना। हाँ, हाँ, लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में खाली 5 ही महीना रुके थे तो यहाँ पे सैलरी कितना, इस कैलकुलेशन में सैलरी कितने महीने का लोगे? रेंटेड हाउस में आप खाली 5 मंथ ही थे, 5 5 मंथ्स। खाली 5 मंथ का लेंगे ना, तो वो हम बोलते हैं कि सर अगर आप रेंटेड प्रीमाइसेस में 4 महीने रुके तो 4 महीने का सैलरी, 12 महीने रुके तो 12 महीने का सैलरी, 8 महीने रुके तो 8 महीने का सैलरी, इतना लेना है। पहले मैं आपको CA मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, ठीक है? या थ्योरी पहले पढ़ा दूं?
थ्योरी पहले पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ ना तो बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, अच्छी हैंडराइटिंग वाला देखते हैं। कंप्यूटर का यूज पूरा यूटिलाइज किया हमने। हाँ, एचआरए की मैंने आपको बात बतानी है यहाँ पे। एचआरए रेसिड आउटर कॉलम में लिखने का, और 40% और 50% ऑफ सैलरी लेने का, एचआरए रेसिड लेने का, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेना है। इसमें का लेना है विच एवर इज लोअर, या आउटर कॉलम में से माइनस हो जाएगा, बचा हुआ एचआरए टैक्सेबल एचआरए हो जाता है। सो सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज डीएटी, डीए इन टर्म्स, टर्न ओवर कमीशन फॉर अ रिलेवेंट पीरियड। सर 50% कब लेंगे, जब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता आएगा तो, और जब सिटी मेंशन नहीं किया होगा, या जनरली 40% ऑफ सैलरी लिया जाता है। रिलेवेंट पीरियड जो होता है वो होगा सर पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन वाज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द असेसी, रेंटेड अकोमोडेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये इतना लिख दिया एचआरए के ऊपर। चलो ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एकदम सिंपल है, पढ़ा देता हूं। टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय, पहले तो टैक्सेबिलिटी में लेना है, और डिडक्शन देना होता है अंडर सेक्शन 16, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड मैक्सिमम 5,000 पर मंथ, व्हिचएवर इज लोअर। आगे जाके इसका भी एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे बात कर लेंगे, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी बात करते हैं एचआरए की, क्योंकि एचआरए अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है। पहले मैं आप लोगों को मौका देता हूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग अपने एंड पे ट्राई करो। राजकुमार हैज फॉलोइंग रिसिप्ट फॉर द ईयर, बेसिक पे दिया है उन्होंने 40,000 का, डीए बोला है 6,000 का, कौन सा डीए वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये वाला कमीशन टर्नओवर कमीशन लग रहा है क्या आप लोगों को, पर एनम दिया है, टर्नओवर कमीशन लग रहा है, परसेंटेज वाला लग रहा है क्या आपको ये? नहीं। नहीं, ये टर्नओवर कमीशन नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, इसको परक्यूजिट बोलते हैं, इसको इसका अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसको भी इग्नोर करना होता है। एचआरए मिलता है 15,000 पर मंथ का, ये एक्चुअल एचआरए जो काम का नंबर है। फाइंड आउट द एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फॉर राजकुमार अज्यूमिंग दैट ही पेड रेंट ऑफ 16,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन एट कानपुर। कानपुर बोले तो पहला वाला नंबर कितना लोगे, कितना परसेंटेज लोगे, फर्स्ट नंबर कानपुर का 40%। लोगे। और जो डीए दिया है ना, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ये जो डीए है ना, ये डीए टी है, ये डीए टी है, डीए इन टर्म्स है। आप लोगों को मैं 2-4 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग प्लीज मुझे 1013 का एग्जाम्शन निकाल के दो, 1013 ए का एग्जाम्शन निकाल के दो प्लीज, ट्राई करो।
तन्वी का आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। whenever you start HRA का क्वेश्चन ना, the step 1 should be computing the salary। ठीक है ना, आपको हमेशा ना सैलरी पहले कंप्यूट करना पड़ेगा कि यहाँ पे सैलरी कितना है। तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना है देखो 40,000 का है, तो 40,000 ये लिख दिया। ठीक है ना, डीए इन टर्म्स कितना है सर, डीए इन टर्म्स 6,000 का है, तो वो 6,000 लिख दो। ठीक है, टर्नओवर कमीशन नील है, मल्टीप्लाई बाय 12 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेवेंट पीरियड दिया नहीं उन्होंने। तो 46,000 इंटू 12 अगर मैं करूं तो शायद 5,52,000 आता है। 5,52,000 आने के बाद आपको पहला नंबर लिखना पड़ेगा 40% ऑफ सैलरी। तो ये 5,52,000 जो भी आया उसका 40% आप ले लो, तो शायद ये 2,20,800 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर है एक्चुअल एचआरए। एक्चुअल एचआरए कितना है, एक्चुअल एचआरए कितना है देखो यहाँ पे 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 इंटू 12 करो तो ये 1,80,000 आ जाता है। और फिर थर्ड नंबर है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है मेरा, क्वेश्चन के हिसाब से बताओ मुझे रेंट पेड कितना है। रेंट पेड है 16,000, तो 16,000 इंटू 12 करो तो आता है 1,92,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर 10% ऑफ सैलरी बोले तो इसका 10% तो कितना आएगा 55,200 आएगा, माइनस हो जाएगा तो 192 माइनस 55.2 1,36,000 ये आता है देखो 1,36,800 विच ओवर इज लोअर में ये आ जाएगा। और आपका जो बैलेंस है 43,200। ठीक है, वैष्णवी का आंसर राइट है, शिव का आंसर राइट है, तन्वी का आंसर राइट है। ठीक है, देखो यहाँ पे HRA रिसीव्ड 1,80,000 लेस एग्जम्प्टेड 1,36,800, 43,200 यहाँ पे नेट अमाउंट आ रहा है। और कैसे कंप्लीट करना है मैंने आपको अभी दिखा दिया। इजी, ये प्लीज बोल दो इजी है ना, बेसिक HRA कैलकुलेशन इजी है। यस सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, CMA का एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना, ढूंढना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट दो। मिस्टर एक्स, इलस्ट्रेशन 8 ले रहा हूं आप लोगों का CMA मॉडल से। एक्स अ रेसिडेंट ऑफ अजमेर रिसीव्स 48,000 एज अ बेसिक सैलरी। अजमेर बोले तो कितना परसेंटेज लूं पहले पॉइंट में, एग्जाम्शन में पहले पॉइंट में कितना परसेंटेज 40%। ठीक है ना, रिसीव्स 48,000 एज अ बेसिक सैलरी। हाँ सर बेसिक सैलरी ले लेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल का सैलरी है, तो डो नॉट गेट कंफ्यूज कि ये मंथली सैलरी है, पूरे साल का सैलरी दिया है। इन एडिशन ही गेट्स 4,800 एज अ डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी। तो ये DA इन टर्म्स है सर, इसको भी कंसिडर करेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दैट ही गेट्स 7% कमीशन। परसेंटाइल कमीशन जो होता है वो टर्नओवर कमीशन होता है। 7% कमीशन ऑन सेल्स मेड बाय हिम। सेल्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 86,000, तो 86,000 का 7% ले लो, 86,000 इंटू 7%, तो वो आ जाता है टर्नओवर कमीशन आपका आ जाता है 6020। 6,000 उसको मिल रहा है HRA, ये तो एक्चुअल HRA है। हाउएवर ही पेज रेंट ऑफ 5,800, तो 5,800 का ये रेंट भर रहे हैं। तो सर मेरा पहला तो सैलरी बता दो कितना आता है। सैलरी मेरा आएगा सर 48,000 प्लस 4,800, तो 58,820 मेरा आता है सैलरी। ठीक है ना, 58,800 का मैं लूंगा 40% क्योंकि अजमेर है,
तो मेरा पहला नंबर आएगा 23,528। 23,528 ये पहला नंबर आता है। दूसरा नंबर आता है अपना एक्चुअल, देखो हाँ, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअली HRA कितना मिला है 6,000 रुपीज का। थर्ड नंबर आता है रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना है, देखो यहाँ पे रेंट पेड है 5,800। 5,800 खाली पूरे साल भर में रेंट भरा इन्होंने, कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट लग नहीं रहा है। 5,800 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, इसका 10% अगर लेंगे तो 5,882 आ रहा है। तो ये अमाउंट नेगेटिव नहीं आ सकता, ये नील आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। और विचएवर इज लोअर में आपको एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं, आपका पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो गया। इज इट क्लियर? क्योंकि ये 10% रेंट आपका 10% से ज्यादा नहीं है ना, रेंट आपका 10% से ज्यादा नहीं है, तो आपको सर एग्जम्पशन मिलता ही नहीं, ऐसी बात यहाँ पे होती है। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये नील कैसे आ गया। नील आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, नील आ सकता है, एग्जम्पशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे यहाँ पे होता है। होप ओवरऑल आइडियोलॉजी आपका क्लियर हो चुका है, इतना क्लियर है? टाइम आउट होने वाला है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है, तो अगेन एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। 10:15 को हम छोटे से सेशन के लिए लॉग इन करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, मतलब आज के लिए रोक देंगे। एक इलस्ट्रेशन 9 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आता है, वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।